वही ऑसम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स के सीबीएसई ने एडिशनल सैम्पल पेपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, जिसके अभी तक हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो ऑलरेडी 2 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था सेक्शन ए और सेकेंड वीडियो में सॉल्व किया हमने सेक्शन बी और सेक्शन सी, और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन डी और सेक्शन ई। और वीडियो में हम डिटेल्ड सॉल्यूशन प्लस पेपर प्रेजेंटेशन सीखेंगे कि पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस start solving our very first question of section D. सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें उन्होंने क्या बोला है, सेजल स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर शी सेल्स अर्निंग ऑनलाइन। ठीक है, जो अर्निंग जो है वो ऑनलाइन सेल करती है। शी मेड ₹12,000 इन सेल, सेल में उसने कितने रुपीज़ किए, ₹12,000। एंड इन द सेकेंड मंथ व्हेन शी डिक्रीज्ड द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट। देखो दो चीज़ें हैं, एक क्या है, एक प्रोडक्ट का क्या है, प्राइस है, और देन शी सोल्ड 40 मोर आइटम्स। मतलब देखो अगर वो कुछ सेलिंग करे, बिजनेस करे, तो क्या कर रही होगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही होगी और हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस होगा। ठीक है, मान लो उसने टोटल 10 प्रोडक्ट सेल किए और एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ है। देखो 10 प्रोडक्ट सेल किए और एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 12 रुपीज़। तो टोटल सेल कितने की आएगी, 12 × 10 यानी कि 120 रुपीज़। और वही सेल उन्होंने क्या दी है, 12,000 दी है। तो हम भी क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमको यानी कि जब भी सेल की बात हो रही है तो यानी कि हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ क्या होगी, लेट द प्राइस ऑफ वन आइटम इज़ इक्वल टू ₹X। ठीक है, जो ये 12 रुपीज़ प्राइस था। दूसरी क्या चीज़ थी कि कितनी आइटम्स उसने सेल की, राइट। लेट द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इज़ इक्वल टू, हमें ये भी नहीं पता, ये कितनी मान ली हमने, कितनी Y मान ली। ठीक है, तो यहाँ से टोटल सेल कितने की हो जाएगी, टोटल सेल हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इंटू उनका प्राइस X × Y। और वो कितना दिया है हमें, टोटल सेल कितनी दी है हमें, टोटल सेल दी है हमें 12,000। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इन द सेकेंड मंथ व्हेन शी डिक्रीज्ड द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट बाय ₹20। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू प्राइस कितना बोला है उन्होंने, डिक्रीज़ किया है। देखो पहले कितना था, X था, अब उन्होंने प्राइस डिक्रीज़ कर दिया, मतलब नया प्राइस कितना हो जाएगा, नया प्राइस हो जाएगा मेरा ₹X - 20। फाइन, देन शी सोल्ड 40 मोर आइटम्स। मतलब अगर पहले वो Y आइटम्स सॉल्व कर रही थी तो अब उन्होंने न्यू आइटम्स कितनी सॉल्व करी हैं, न्यू आइटम्स जो उसने सॉल्व करी हैं वो है हमारी Y + 40। मतलब अगर पहले 10 आइटम्स सॉल्व करी थी तो अब कितनी सॉल्व कर दी हैं, टोटल 50 आइटम्स। ठीक है, देन क्या बोला है नेक्स्ट उन्होंने, एंड इंक्रीज्ड द सेल बाय 2000। देखो इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला है, इंक्रीज करी है सेल। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला था टोटल सेल ही 12,000 की है, बट अब वो क्या कह रहा है कि सेल 2000 इंक्रीज हुई है। यानी कि जो अब हमारी टोटल सेल होगी वो टोटल सेल पहले तो यहाँ से कितनी निकलेगी, आइटम इंटू प्राइस X - 20 इंटू Y + 40। और अब कितनी सेल हो जाएगी, 12,000 पहले थी, 2000 की इंक्रीज हो गई, तो 12 + 2000 कितना आ गया हमारे पास, टोटल 14,000। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, राइट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो X × Y, देन प्लस 40X, X को Y से किया तो XY, X को 40 से किया तो 40X, देन -20 को जब Y से करेंगे तो -20Y, देन 20 को जब 40 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 800। दिस इज इक्वल टू 14,000। ठीक है, डन। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लीजिए। 40X - 20Y इज इक्वल टू ये 800, इसके साथ दूसरी साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, मीन्स 14,000 प्लस 800 कितना बन जाएगा, ये हमारा 14800। तो यहाँ पे कितना आ गया, 14800। ठीक है, अब XY की वैल्यू हमने कितनी निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, 12,000। तो यहाँ पर आप भी लिख दीजिए 12,000 प्लस इस XY की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 12,000 प्लस 40X - 20Y इज इक्वल टू 14800।
ठीक है, दोबारा से ये 12,000 दूसरी साइड पर जा कर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स हमें क्या करना है, 14800 में से क्या माइनस करना है मुझे, 12,000। ठीक है, तो 12,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8, यानी कि कितना आ गया यहाँ से 2800। ठीक है, 2800 वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की। लेट अस सपोज यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 40x, 2800 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। दिस इज इक्वल टू, ये 20y माइनस का है, दूसरी साइड जा कर के किसका होने वाला है, ये प्लस का। देन ये 20 अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आकर के पूरे के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन आप इसको इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 40/20 कितना बनेगा, 40/20 बनेगा हमारा 2y। ठीक है, सॉरी 2x। देन माइनस 2800 को आप 20 से डिवाइड करोगे, जब 2800 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना बच गया हमारे पास, 140। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2x माइनस 140। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके वहाँ से उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है, एट व्हाट प्राइस डिड शी सेल द अर्निंग्स इन द सेकेंड मंथ। ध्यान रखना उन्होंने यहाँ पे किसकी बात करी है, सेकेंड मंथ की। सेकेंड मंथ में किस प्राइस पर सेल करता है, मतलब आपको फाइनल आंसर में x माइनस 20 फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करके आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, x की, बट आपको किसकी निकालनी है, x माइनस 20 की। सो अब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर x इंटू वाई है, y की जगह क्या पुट करना है मुझे, 2x माइनस 140। ठीक है, यही आई है ना y की वैल्यू, 2x माइनस 140, ये x है इंटू वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 12,000। ठीक है जी, डन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x² माइनस 140x। x को पहले 2x से मल्टीप्लाई किया, देन x को हमने 140 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू 12,000। राइट, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, 2x² माइनस 140x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया x², देन 140 में से क्या बचेगा, 70, देन 12,000 में से 2 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास, 6,000, क्योंकि देखो 2 7 था 14, 2 6 था 12। ठीक है, सो यहाँ से ये 2 इसके साथ नीचे जाकर डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, तो यानी कि मेरे पास क्या बन गया, x² माइनस 70x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स किस मेथड से निकालेंगे, जिससे मर्जी निकाल लीजिए, जो आपको आसान लगता है। राइट, सपोज हम इसके रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाई 2a, तो क्या आएगा, माइनस बी। ध्यान रखना ये माइनस हमारा फॉर्मूले का, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस 70 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², मतलब माइनस 70 का स्क्वायर माइनस 4a। a कितना है, a है हमारे पास 1, क्योंकि इसके आगे कुछ कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो यानी कि उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। देन c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है मेरी माइनस का 6,000 एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह क्या है हमारा 1 है। ठीक है, देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस, प्लस माइनस 70 का स्क्वायर कितना हो गया, 4900, प्लस ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 24,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ। बट आपको पता है अगर आप माइनस साइन के साथ सॉल्व करोगे तो बड़ी स्टेटमेंट माइनस की हो जाएगा, आंसर माइनस में हो जाएगा, और प्राइस कभी माइनस में हो नहीं सकता। तो इसलिए इसको हम माइनस में सॉल्व ना करके सीधे सॉल्व करते हैं इसको हम अगर, तो ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू बनेगी ये बनेगी 28900 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब
अब यहाँ पे क्या है, 289 किसका होता है, रूट 17 का, और जो ये 100 है इसका क्या बनेगा, 10। मतलब जो ये कंप्लीट वैल्यू है इसका रूट क्या होता है हमारा, 170। ये छोटी छोटी रूट की वैल्यूज़ आप याद रखिए ताकि आपको पेपर में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जैसे आपको पता होना चाहिए कि रूट 289 कितना होता है, 17, रूट 576 कितना होता है हमारा, 24, रूट 625 कितना होता है हमारा, 25। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको अगर याद होंगी तो आपका टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। तो 70 + 170 कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। और 240 को किससे डिवाइड करना है मैंने, 2 से, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 120 रुपीज़, ठीक है। बट ध्यान रखना, मैंने आपको स्टेटमेंट में पढ़ के ही बताया कि उन्होंने हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने हमसे पर नाइट टर्म का प्राइस फर्स्ट मंथ में नहीं पूछा, उन्होंने हमसे किसका पूछा है, सेकेंड मंथ का। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड मंथ प्राइस is equal to x minus 20 which is equal to x कितना आया हमारे पास, 120 minus 20 which is equal to ₹100. So this is going to be my final answer, right? सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसके और पार्ट पर, 32nd क्वेश्चन का और पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इस क्वेश्चन में लेंथी है। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ वॉल मेजर्स 5 मीटर इन लेंथ, 5 मीटर की एक लेंथ है, वॉल है, एंड 4 मीटर इन हाइट है। डायग्राम भी आपको बना के दिया हुआ और 4 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। The outer portion of the wall of uniform width x meter will be painted and the central portion will be टाइल। उन्होंने क्या बोला है, जो आउटर वाला पोर्शन है उसको हमने पेंट करना है और जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हमने क्या करना है, टाइल्स यूज़ करनी है, उस पर हमने टाइल्स लगानी है। देन द टोटल बजट इंक्लूडिंग द टाइल्स एट ₹500 पर मीटर स्क्वायर एंड पेंट एट ₹500 पर मीटर स्क्वायर इज़ 5800। फाइंड x की वैल्यू निकालें। देखो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ एरिया और प्राइस की बात की है, ठीक है। क्या किस किस का एरिया दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का इतना प्राइस है टाइल्स लगाने का। तो अगर टाइल्स लगाने का आप टोटल एरिया किसी तरह से निकाल सको तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो सिंपल, राइट। तो बस हम यही काम करेंगे, क्या करेंगे कि एरिया टू बी पेंटेड, जिस एरिया को हमने पेंट करना है वो कौन सा एरिया है हमारा। सपोज इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया ABCD और अंदर वाले को हमने नाम दे दिया PQRS, ठीक है। कितने एरिया को पेंट करना है उन्होंने बोला है, हमने इस वाले पार्ट को, जो अंदर का हमारा ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमने पेंट करना है। मतलब कि हम अगर बड़े वाले एरिया में से मीन्स ABCD के एरिया में से अगर हम जो ये छोटा वाला हमारा रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है PQRS, इसको अगर माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया टू बी पेंटेड आ जाएगा, राइट। अब बड़े वाले का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल की शेप बन रही है तो सिंपल आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 5 × 4 माइनस। अब PQRS का अगर एरिया निकालना है तो ध्यान से देखोगे तो इसकी जो लेंथ है वो क्या बन रही है, ये टोटल 5 है, ये x मीटर है, ये x मीटर है तो ये भी x मीटर हो गई। मतलब इसकी जो लेंथ है उसमें से मुझे x और x मतलब 2 बार x को माइनस करना है, मीन्स 5 - 2x इंटू ऐसे ही जो ये चीज़ है हमारे पास। अब उन्होंने बोला ना यूनिफॉर्म विड्थ की है, मतलब ये भी x है और ये भी x है। यूनिफॉर्म विड्थ का क्या मतलब हुआ कि इन सारी जो हमारी ये वो है इसकी ब्रेथ है वो हमारी कितनी है, यूनिफॉर्म, मतलब x है। तो वही चीज़ अब इसमें भी है, ये टोटल 4 है, ठीक है। 4 में से x और x मतलब 4 - 2x अगर हम माइनस कर देंगे तो वो इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 4 कितना हो गया, 20, माइनस इसको सिंप्लीफाई करो, 5 × 4 = 20 माइनस 5 × 4 = 20 माइनस 5 × 2 = 10, देन माइनस 2x इंटू 4 कितना बनेगा, -8x, और यहाँ पे क्या बनेगा, -2x इंटू -2x कितना आ जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डी पॉइंट है। इसको और सिंप्लीफाई करो खोल के, 20 - 20, अब माइनस साइन से खोल रहे हैं तो साइन ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 10x, देन अगेन ये प्लस का, देन ये जो 4x है ये 4x किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, 10 + 8 कितना बन गया हमारे पास, 18x - 4x स्क्वायर,
ठीक है, ये बात समझ में आई कि पेंट करना है जो एरिया वो हमारा क्या है, बाहर वाले एरिया में से हमने इस अंदर वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया जो बच गया ये हमने क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, सो सिमिलरली अब हमको बात करी है उन्होंने सेकंड चीज़ टाइल्स की। ठीक है, तो टाइल्स का भी एरिया और प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम टाइल्स का भी एरिया निकाल लेते हैं कि कितने एरिया में हमारी टाइल्स लगनी है। ठीक है, तो टाइल्स कहाँ लगनी है, सेंट्रल पोर्शन में, मतलब इस वाले पार्ट में, मतलब यहाँ पर। तो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसकी लेंथ और ब्रेथ हम निकाल चुके हैं। लेंथ ब्रेथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5 - 2x और इसकी ब्रेथ हमने कितनी निकाली है, 4 - 2x। करो इसको सिंप्लीफाई, वही सेम स्टेटमेंट आ जाएगी जो हमने अभी यहाँ पर सॉल्व की थी। 20 - 10x - 18x प्लस 4x²। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x²। देन इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, -18x, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 20। इतने मीटर स्क्वायर आ गया जिस एरिया में हमने क्या करना है, टाइल्स लगानी है, और ये एरिया आ गया हमारा जिस एरिया में हमने क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। राइट, अब उन्होंने हमें क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट की बात करी है उन्होंने, टोटल बजट की बात की है। जो टाइल्स लगानी है उसकी कॉस्ट कितनी है, 500 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो टोटल बजट आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल बजट किसके बराबर हो जाएगा, देखो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के लिए टाइल्स की कॉस्ट कितनी है, 500। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कैसे निकल जाएगी, 4x² - 18x प्लस 20। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 500 से। अब टोटल बजट क्या है, मतलब टाइल्स को लगाने की भी कॉस्ट और प्लस पेंट की भी कॉस्ट। तो पेंट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल 18x - 4x², इसकी कितनी है यहाँ पर 200। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की 200 है, तो इतने मीटर स्क्वायर की क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो ये पूरा है, ये पूरा बजट किसके बराबर दिया है उन्होंने हमें, ₹5800 के बराबर। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस बड़ी हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसके सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा पार्ट। अगर आप डायरेक्टली पहले ही स्टेप में अगर यहाँ से आप 100 कॉमन ले लो ना, इधर से भी और इधर से भी, वो ज़ीरोज़ के साथ यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रही हूँ, 100 को कॉमन लेके ना, तो यहाँ पे 4x² - 18x प्लस 20 एज इट इज़, इसके साथ ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, सिर्फ 5, क्योंकि ये 100 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे रह गया सिर्फ 5। इसी तरह से यहाँ पर भी 18x - 4x² इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 5800। ठीक है, तो ज़ीरो से ज़ीरोस हमारी दोनों कैंसिल हो गई। तो अब आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो करो अब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5 4 20x²। अब 5 को इससे 18 से किया तो 18 5 90, प्लस 20 को 5 से किया तो 100, प्लस 18 को 2 से किया तो 36x, देन 4 को 2 से किया तो -8x², दिस इज इक्वल टू 58। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉमन लिया है 100 को बाहर, सो दैट कि मुझे छोटी वैल्यूज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े। राइट, अब देखो अब क्या है, अब देखो ये 20x² है और ये हमारा 8x² है। तो 28x² में से 8x² को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 12x²। ठीक है, इसी तरह से -90x और प्लस 36x। देखो -90x और प्लस 36x सॉल्व करो, कितना आएगा, 10 - 6 4, 9 8 8 3 सॉरी 8 - 3 5। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 54x। राइट, इसी तरह से अब ये 100 है, ठीक है, और ये 58 इधर प्लस में है, मींस जब लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो 100 में से हमें क्या करना है, 58 हमें करना है माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 42, और राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, बराबर में 0। राइट, अब देखो अब और भी सिंपल कर सकते हो इसको। देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, जैसे आपके पास 6 कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज 6 पर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगी। तो 2x² - 9x, और इसकी वजह से क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 7 42, 6 9 54, 6 2 12। ये 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया, सिंपली 2x² - 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, वैसे ही आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके अपनी किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, जो उन्होंने हमसे पूछी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। सो मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, अ रेस्टोरेंट स्टोर्स आइसक्रीम इन अ बॉक्स विद अ डिस्पेंसर अटैच्ड फॉर फिलिंग आइसक्रीम कोन्स। आइसक्रीम कोन्स को फिल करने के लिए जो मेन आइसक्रीम है, जो ज़्यादा आइसक्रीम है, वो किस में स्टोर करके रखते हैं रेस्टोरेंट, एक डिस्पेंसर के अंदर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स एंड द आइसक्रीम कोन्स यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट आर शोन बिलो। तो डिस्पेंसर की डायमेंशंस, डिस्पेंसर की शेप का दिया उन्होंने हमें, क्यूबॉइड शेप का, और जो कोन है उसकी भी हमें शेप इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। राइट, देन उन्होंने बोला है टू मेक ईच सर्विंग ऑफ द डेजर्ट, एक डेजर्ट की सर्विंग बनाने के लिए, मतलब एक कोन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, द कोन इज फर्स्ट फिल्ड विद आइसक्रीम क्रीम, कोन को पहले आइसक्रीम की क्रीम से भरते हैं, एंड देन टॉप्ड विद द हेमीस्फेरिकल स्कूप। तो मतलब देखो, कोन के अंदर दो फिगर्स हैं, एक तो कोन है और एक उसके साथ ऊपर क्या लगा है, हेमीस्फीयर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी सच डेजर्ट्स आर नीडेड, मतलब कितने डेजर्ट्स हम इस बॉक्स से बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसी में से ही, इसके वॉल्यूम में से ही निकल के इसके वॉल्यूम में जा रहा है, जितना इसके पास होगा उतने ही हमारे पास वो बॉक्सेस बनेंगे। तो अगर इसके वॉल्यूम को हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे कि एक का वॉल्यूम इतना है और टोटल वॉल्यूम इतना है, तो दोनों के वॉल्यूम्स को अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेजर्ट्स आ जाएंगे। तो बस वही काम हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट L, B एंड H बी द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ डिस्पेंसर। ठीक है, डिस्पेंसर की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमने बता दी, एंड हाइट ऑफ डिस्पेंसर। डिस्पेंसर की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई है। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, डिस्पेंसर की हमें निकालनी है डिस्पेंसर की वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्पेंसर किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वॉल्यूम किसके शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है इसकी 115 इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी 40 और हाइट कितनी है इसकी हमारे पास 30। तो इसको जब आप पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 138,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हमें किसकी वॉल्यूम निकालनी है, हमें निकालनी है इस कोन की वॉल्यूम। तो इस कोन के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, लेट R बी द रेडियस एंड H बी द हाइट ऑफ कोन। जो भी चीज़ हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है जी, डन। तो यानी कि अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, देखो कोन जो है वो हमारे पास दो फिगर्स से मिलके बना है। जो ये डेजर्ट है बेसिकली, कोन ने इसका हमारे पास बेसिकली ये क्या है, हमारी डेजर्ट। जो डेजर्ट है वो डेजर्ट दो फिगर्स से मिलके बनी है, किस किस से, कोन से प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इन दोनों फिगर्स से मिलके बनी हुई है। तो हमने यही दोनों फिगर्स का वॉल्यूम प्लस कर दिया। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है आपको पता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को ना आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप सीधे यहाँ पे पाई आर एच की वैल्यू यहाँ पर सब जगह पे पुट कर दो। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आप यहाँ से कॉमन निकालो। देखो 1/3 दोनों में है, 1/3 कॉमन ले लिया, पाई भी दोनों में है तो पाई भी यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब r की पावर यहाँ पर 2 है और r की पावर यहाँ पर 3 है, तो कॉमन कितनी आ जाएगी पावर, r की पावर 2 कॉमन आ गई, अंदर क्या बच गया h प्लस, और r की पावर 2 ले चुके हैं बाहर, 3 थी टोटल, 3 में से 2 बाहर ले ली तो एक पावर बच गई, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखो अब मैंने r की पावर कॉमन ली क्योंकि मुझे पता है कि जो रेडियस है मेरी इस फिगर की और हेमीस्फीयर की, दोनों की क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, इसीलिए हमने रेडियस को कॉमन ले लिया। बट कई बार आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर रेडियस डिफरेंट है तब आप उसको कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ डेजर्ट किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ डेजर्ट हमारा बन गया 1/3 इंटू पाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है, देखो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिया क्योंकि रेडियस की पावर कितनी है हमारी
2 है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया। मल्टी ब्रैकेट में हाइट कितनी दी है हमें 12 प्लस रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ से 11 हो गया तो यहाँ से क्या बच गया, 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 12 प्लस 7 कितना बन गया हमारे पास 19 बन गया। राइट, अब जो चीज़ आपको अगर आप कॉमन नहीं लेते वो चीज़ आपको 2 बार लिख के करनी पड़ती, कैलकुलेशंस लंबी हो जाती, वही चीज़ हमारी एक बार में काम हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 243.88। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन में भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है तो इसको राउंड ऑफ करके हमने इस वैल्यू को कितना बना दिया, राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट 244 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक डेजर्ट की जो वॉल्यूम है वो कितनी है 244 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बताना है नंबर ऑफ डेजर्ट्स, कितने नंबर ऑफ डेजर्ट्स बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ डेजर्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्पेंसर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ डेजर्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्पेंसर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डेजर्ट, दोनों की वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कितनी है वॉल्यूम 138,000 और ये वाली वॉल्यूम कितनी है हमारी 244। तो इस पार्ट को जब आप अराउंड सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अराउंड 565। ठीक है, तो आप आंसर अपना कैसे लिख सकते हैं, दैट आंसर नंबर ऑफ डेजर्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेजर्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 565। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 33rd क्वेश्चन के और पार्ट पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन में ही आपको इंटरनल चॉइस है, और का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया। अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंकर सप्लाइज वाटर टू द कॉलोनीज ऑफ द सिटी। एक राइट सर्कुलर टैंक है, ये कॉलोनीज को क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है। राइट, ईच कॉलोनी हैज़ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। इनके पास वाटर टैंक किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का। सिलेंड्रिकल वाला किसको वाटर दे रहा है, क्यूबॉइडल को। राइट, देन पीपल कम विद द स्फेरिकल क्ले टॉयज टू फिल द वाटर। जो लोग हैं वो अपने घरों के काम के लिए वाटर किस शेप में लेते हैं, स्फेरिकल शेप में। अब हमसे उसने पूछा है हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल वाटर टैंकर बी एबल टू सप्लाई। एक फुल टैंकर जो है वो कितनी कॉलोनीज को वाटर सप्लाई कर सकता है। कॉलोनीज किस शेप की हैं, क्यूबॉइडल शेप की। ये तो बात की बात है कि लोग आगे जो वाटर लेते हैं वो किस शेप में लेते हैं, स्फेरिकल में। तो इससे वही चीज़, टोटल वॉल्यूम इसका निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम इसका निकालेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे आप, लेट एल बी एंड एच बी द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सो क्यूबॉइड का आ गया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, यहाँ पे डायमेंशंस क्या है इसकी 3, 7 और 2, तो तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 3 7 से 21, 21 इंटू 42, यानी कि ये कितना आ गया 42 मीटर क्यूब। ध्यान रखना अब आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में। पहले सेंटीमीटर में डायमेंशन से, इसलिए सेंटीमीटर में आंसर आया था। अब नेक्स्ट, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट और रेडियस आ गई हमारे पास। सो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस। अब देखो ध्यान से देखो, ये डायामीटर दिया हुआ है 2, तो रेडियस कितनी होगी 1 होगी, 2/2 तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट कितनी दी है इसकी, हमें हाइट दी है 70, तो 7 से यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आंसर बच गया 20 इंटू 10, 22 इंटू 10 कितना आ गया हमारे पास 220 मीटर क्यूब। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमसे उसने नंबर पूछा है, नंबर ऑफ कॉलोनीज, तो नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी हो जाएंगी हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि तभी तो हमारे पास हमें कॉलोनीज पता चलेंगी। तो कितना आ गया 220 इसका है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 42। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 5.23। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5
कॉलोनीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर, दैट आंसर जो भी आपसे उन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट मेंशन करके, क्योंकि पार्ट्स में क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट मेंशन करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 कॉलोनीज इन टोटल वुड 1 टैंकर विल बी एबल टू सप्लाई। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। देखो अब उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इफ़ अ टैंकर सप्लाइज वाटर टू 3 कॉलोनीज, ठीक है, 3 कॉलोनीज को वाटर सप्लाई करता है, राइट, एंड देन गोज टू द विलेज वेयर द 400 पीपल कम टू फिल देयर मटकास। अब मटकास किस शेप के थे हमारे पास, स्फेरिकल शेप के। ठीक है, तो एक कॉलोनी का, देन आगे क्या पूछा उन्होंने, हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाय द टैंकर टू ऑल। टैंकर ने कितना वाटर सप्लाई किया, टैंकर ने टोटल कितना वॉल्यूम सप्लाई किया होगा वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपको स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड बाय द टैंकर इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, सोचो थोड़ा सा, 3 कॉलोनीज को वाटर सप्लाई किया, तो यानी कि 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉलोनी, एक कॉलोनी का जो वॉल्यूम है उसका 3 गुना वाटर उसने किसको सप्लाई किया, 3 कॉलोनीज को। प्लस उसके बाद वो कह रहा है कि 400 लोग मटका फिल कर रहे हैं, मतलब 400 लोग जो है वो मटका फिल कर रहे हैं, और मटका किस शेप का है, मटका जो है वो हमारा है स्फेरिकल शेप का। ठीक है, तो 400 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, वैल्यूज पुट करो फॉर्मूलेज की। कॉलोनी का वॉल्यूम कितना निकला था हमारा, कॉलोनी का वॉल्यूम हमारा निकला था 42, अभी पिछले पार्ट में हमने जो निकाला 42, प्लस 400 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब, राइट, और यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, 3 इंटू 42 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 42 हो गया हमारे पास 126, प्लस 400 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। हमारे पास रेडियस कितनी है, देखो स्फीयर की डायामीटर कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, मतलब हमारी जो है वो हमें डायमेंशन किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर्स में। तो अगर डायामीटर 42 है तो रेडियस कितनी होगी 42/2 इंटू 42/2 इंटू 42/2, क्योंकि 3 टाइम्स हमारे पास रेडियस की पावर है। अब इसको भी हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसके मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस अब आप आगे सॉल्व करिए इस वैल्यूज़ को, जो जो कैंसिल आउट होता है, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 2s द 4, फिर से 2 1s द 2, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 100 बच गया यहाँ पर टोटल। ऐसे ही इसको भी डिवाइड करेंगे तो 100, और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 11। ठीक है, इस पूरे पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे, डेसिमल सॉल्व करने के बाद, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद, तो ये पूरा पार्ट आपके पास आंसर आने वाला है अप्रॉक्सीमेट 16। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 16, एग्जैक्ट नहीं, उसको राउंड ऑफ करके आप 16 बना सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 132 मीटर क्यूब। डायमेंशन सही से लिखना, सारा क्वेश्चन हमारा मीटर में चल रहा है, तो आंसर ये भी किस में आने वाला है 132 मीटर क्यूब। तो आप आंसर में हमारे पास क्या लिखेंगे, दैट इस हाउ मच की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 132 मीटर क्यूब वाटर इज सप्लाइड बाय द वाटर टैंक टू ऑल। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में उन्होंने क्या बोला है हमें, दैट इन द फिगर बिलो ST इज पैरेलल टू PQ। तो यानी कि देखो जब भी आपको इस तरह से पैरेलल और लाइंस पैरेलल दे दे और ट्रायंगल्स की बात कर दे, तो आपको सबसे पहली चीज़ माइंड में क्या सोचनी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने इसके अलावा ट्रायंगल्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये आ गई कि हमको इन ट्रायंगल्स को किसी तरह से सिमिलर प्रूव करना। कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, आपको 2 ही ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ये छोटा ट्रायंगल RST और एक ये हमारा बड़ा ट्रायंगल RST। तो लिख लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। इन दिस ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल RPQ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो आपका मोटिव क्या है, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल R जो है वो दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप देखो ध्यान से देखोगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों ऐसे पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। एंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों है, क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कैसे हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए।
ठीक है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो भी इक्वल होगी आपस में, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा तो अब देखो कौन से साइड्स बन रही है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी इसका नाम RST था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा नाम RST, ठीक है। तो RST ये छोटे वाला ट्राइंगल किसकी सिमिलर प्रूफ हो गया, बड़े वाले RPQ के, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो, देखो इसकी साइड्स कौन सी बन रही है, ये A छोटे वाले की और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है B, तो A/B किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी हाइट, देखो छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है कैपिटल H और बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ठीक है। अब देखो अब मैंने यही साइड्स क्यों ली, क्योंकि आपको आंसर में दिख रहा है कि आंसर में हमें यहाँ कुछ A, B और H की फॉर्म में आंसर चाहिए, राइट। सो इसको छोड़ते हैं यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 बनाकर। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट, आगे क्या लिखा है, ऑल मेजरमेंट्स आर इन यूनिट्स, ठीक है। सारी में जो है वो यूनिट्स में सेम यूनिट्स हैं इनकी सबकी, मतलब अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में है तो सारी मीटर्स में होंगी। डन, मतलब हमें यूनिट्स चेंज करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज दिस। अब नेक्स्ट उन्होंने हमसे बात करी है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की, तो देखो कौन से ट्रेपीजियम के एरिया की बात हो रही है, ट्रेपीजियम है हमारे पास PQTS। अब आ जाओ फिगर में, PQTS जो ये नीचे वाला पार्ट है एरिया, ये एरिया कैसे बन रहा है, अगर ध्यान से देखोगे फिगर को तो बड़े एरिया में से, बड़े ट्राइंगल में से अगर छोटे वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो ये बच जाएगा ये वाला पार्ट। तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ दैट एरिया ऑफ RPQ, ट्राइंगल RPQ के एरिया में से अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल का मतलब RST का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, राइट। देखते हैं अब आगे, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ भी क्या लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बेस क्या बन रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बेस बन रहा है हमारा B और हाइट कितनी है इसकी स्मॉल h प्लस कैपिटल H, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल H प्लस स्मॉल h माइनस हाफ इंटू, अब इसके लिए हमारा बेस कितना बन रहा है A और H कितना है छोटे वाले के लिए, छोटे वाले के लिए H जो है वो H ही है, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ से दोनों में से हाफ कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बच गया B कैपिटल H प्लस B स्मॉल h माइनस A कैपिटल H, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और आगे कॉमन निकालते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो इन दोनों में से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू में से आप कैपिटल H कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास B माइनस A और प्लस स्मॉल b H, ठीक है। अब अपने आंसर से इस क्वेश्चन को मैच करके देखो कि आपके पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। देखो A भी है, B भी है, स्मॉल h भी है, सब कुछ है नंबर्स, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए आपके आंसर में, कैपिटल H नहीं होना चाहिए। तो इसी कैपिटल H को हम फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो है वो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अब इसको इक्वेशन नंबर सपोज अभी के लिए मैंने दे दिया 2, राइट। इसको देखते हैं क्या है, A/B इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइड बाय कैपिटल H प्लस स्मॉल h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A कैपिटल H प्लस A स्मॉल h, दिस इज इक्वल टू B कैपिटल H, ठीक है। यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है H की, तो A स्मॉल h इज इक्वल टू B कैपिटल H और A इधर आकर के हमारे पास क्या होने वाला है माइनस, ठीक है। सो निकालो AH इज इक्वल टू, इन दोनों में से कैपिटल H कॉमन आ गया तो क्या बच गया B माइनस A। सो यहाँ से सॉल्व करके ये कैपिटल H जो है ये B माइनस A मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल H के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जा कर के ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो ये किसकी वैल्यू आ गई कैपिटल H की। अब यही कैपिटल H की वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल H इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQTS इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपिटल H की वैल्यू कितनी है हमारे पास AH डिवाइड बाय B माइनस A,
ठीक है, इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, b माइनस ए, देन प्लस b इंटू एच, राइट। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, सिंपली पीछे 1/2 इंटू ए एच प्लस स्मॉल b इंटू एच। तो यहाँ से अब फिर वही बात, यहाँ पे दोनों के पास स्मॉल एच है, स्मॉल एच कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, स्मॉल a प्लस b, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे प्रूफ पूछा था, तो आप भी अपने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार समझाई है कि इन क्वेश्चंस में आपको स्टार्टिंग में गिवन और टू प्रूफ भी लिखना होता है। तो आप गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखेंगे। सबसे पहले गिवन की हेडिंग लगाएंगे हर क्वेश्चन में, जो भी आपको गिवन है स्टेटमेंट में। टू प्रूफ आपने क्या करना था, टू प्रूफ आपने करना था दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQTS इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये सेंटेंस लिखेंगे। देन उसके बाद आप प्रूफ की हेडिंग लगा करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो उन्होंने क्या बोला है, द पिरामिड ग्राफ शोज बिलो द एज ऑफ 548 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द 17th लोकसभा। 17th लोकसभा के अंदर 548 टोटल मेंबर्स हैं। अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो आपके पास ये टोटल कितना आएगा, 548, ठीक है। देन on an average how much younger is a female MP than a male MP। किसकी बात कर दी इन्होंने, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्या बोल दिया उन्होंने, एवरेज की बात कर दी। एवरेज क्या होता है, एवरेज या फिर मीन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एवरेज और मीन छोटी क्लासेस में, और 10th क्लास में भी आपने मीन के बारे में पढ़ा है कि एवरेज और मीन का एक ही मतलब है। तो यानी कि बेसिकली हमें क्या निकालना है कि, और एज की बात हो रही है, तो फीमेल्स की एज का मीन और मेल्स की एज का मीन, ठीक है। तो इस चार्ट से, इस पिरामिड ग्राफ से हमने अपना टैबुलर फॉर्म में डेटा कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास किस तरह से हम ये डेटा कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिख लिया, सारी एज ग्रुप लिख ली, 25 to 35, 35 to 45, ये सारी एज ग्रुप जो है वो हमने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपको इंटरवल्स दिए होते हैं मीन निकालने के लिए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको निकालना होता है एक्स आई भी आपको निकालना आता है। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एफ आई की। एफ आई क्या होता है हमारे पास, जो ये वाले नंबर्स हमें दिए, मतलब 25 to 35 में कितने मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, 4। इसी तरह से 35 to 45 में कितनी मेल्स फीमेल्स हैं, 17। जब आप इस चार्ट को प्रॉपर अपने PDF में देखोगे तो वहाँ से आपको प्रॉपर वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने FI लिख लिया। अब मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या निकालते हैं, FI इंटू XI निकालते। तो वही काम हमने यहाँ पर 30 इंटू 4, 17 इंटू 40, 50 इंटू 24 कितना हो गया, 1200। इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका क्या निकालने वाले हैं, अब मीन। और मीन कैसे निकालते हैं, FI का टोटल डिवाइड बाय FI इंटू XI का टोटल, ठीक है। इसी तरह से अब मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स के लिए डेटा कौन सा है, ये वाले कॉलम ग्राफ। उन्होंने बॉक्स बना के अलग से बताया कि जो शेडेड पार्ट है वो सारा फीमेल का है और जो बिना शेडेड है वो किसका है, मेल्स का डेटा है। तो अब मेल्स का डेटा लिख लीजिए कि 25 to 35 के बीच में कितने मेल्स हैं, 35 to 45 के एज के रूप में कितने मेल्स हैं, लिख लिए हमने। XI हम ये निकाल चुके हैं पहले, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि एज ग्रुप दोनों के लिए सेम है। तो इसी तरह से इसके बाद हमने यहाँ से FI इंटू XI निकाल लिया, ठीक है। देन इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, तो वहाँ से वो किसका आ जाएगा, मीन, मेल्स का। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। इसका टोटल करो FI इंटू XI का और सिग्मा FI का टोटल करो और दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही जब आप मेल्स की एज निकालेंगे तो मेल्स की आपके पास आ जाएगी, मेल्स की मीन एज आ जाएगी आपके पास 59.8 ईयर्स, ठीक है। तो अब उन्होंने आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, बेसिकली दैट हाउ मच यंगर, मतलब कितनी ज़्यादा है यंगर फीमेल्स। तो ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मेल्स की मीन एज में से हम किसकी मीन एज माइनस कर देंगे, फीमेल्स की मीन एज। तो फीमेल्स की कितनी आई है 59.8 और फीमेल्स की कितनी है 53.5। तो आंसर कितना आ जाएगा, समथिंग 6.3 ईयर्स,
ठीक है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस कॉलम का टोटल करना है, इस कॉलम का टोटल करना है और दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगी फीमेल्स की। इसी तरह से जब आप मेल्स की निकालेंगे तो इस कॉलम का टोटल करिए, इस कॉलम का टोटल करिए, आपके पास मेल्स की आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, सेक्शन नंबर ई पर। क्वेश्चन सेक्शन नंबर ई का आपका 36 क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या बोला है, दैट the average initial velocity of an engine in its first month was 27360 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट मंथ में, मतलब ये मंथ दिए हुए हैं आपको और ये आपको एवरेज वेलोसिटी दी है। फर्स्ट मंथ में इतनी है, सेकेंड मंथ में इतनी, थर्ड में इतनी, राइट। व्हेन द स्पेसक्राफ्ट पास्ट एस्टेरॉइड्स बेरेली इट रीच्ड एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 10 मच किलोमीटर पर आवर। जब स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक एस्टेरॉइड के पास से, एस्टेरॉइड का नाम क्या दिया है, बेरेली, ठीक है, इसके पास से जब गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी तब तक, 55800 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टार्टिंग मंथ से अब इसकी इतनी हो गई, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, राइट। बेस्ड ऑन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ मंथली एवरेज वेलोसिटी फॉलोइंग टेबल वाज क्रिएटेड। उसकी फर्स्ट 6 मंथ का ये टेबल बनाया है उन्होंने, ठीक है, बताया है कि फर्स्ट मंथ में इतनी वेलोसिटी है, सेकेंड में ये, थर्ड में, 4 में, 5 में, 6 में। तो हमें क्या बताना है, डज एवरेज वेलोसिटी फॉर्म एन एपी। क्या जो ये एवरेज वेलोसिटी है ये हमारी एपी बना रही है, एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता चलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि अगर हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो, कॉमन हो, मतलब सेम हो। स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो, सेम हो। तो स्मॉल डी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर स्मॉल डी कैसे निकालते हैं, स्मॉल डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यानी कि इस वाली वैल्यू में से इस वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे, 30,915 में से अगर हम 27,360 को माइनस करेंगे तो माइनस करके देख लो आपके पास क्या आ रहा है, 5 माइनस 0 5, 11 माइनस 6 5, कैरी 8, 8 माइनस 3 5, देन 10 माइनस 3 इज 10 माइनस 7 इज 3। इसी तरह से अगेन दोबारा से कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, क्योंकि जब भी हमें एपी प्रूव करनी होती है तो हमें 2 या 3 बार एपी निकालना होता है। तो A3 कितनी है, 34,470 माइनस 30,915। तो इसका भी जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 3,555। तो आप क्या लिख दोगे, येस इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, अब देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है। अब ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 मंथ्स और 7300 आवर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 73,000 इंटू P, where P is the average velocity for the first 10 months। क्या बोला है उन्होंने कि पहले 10 मंथ्स में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, 7300 इंटू P। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, और P क्या है, हमारी एवरेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट 10 मंथ्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, 7300, ये सब 10 मंथ्स में क्या होगा, टोटल इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, टोटल की बात हो रही है, यानी कि सम की बात हो रही है। तो यानी कि हम भी किसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पर, सम का। और सम का फॉर्मूला क्योंकि हमें पता है कि ये AP है तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है, 10, तो पुट कर दो n की जगह पे 10/2 इंटू 2A। A कितना है, A मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 27360। क्योंकि देखो हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, P क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और ये भी सारी टर्म्स हमारी किस चीज़ की हैं, एवरेज वेलोसिटी की। तो इसलिए A की जगह हमने ये पुट कर दिया, प्लस n की जगह हमने पुट किया 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था, 3,555। ठीक है, अब इस पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी 10 मच किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 433,575। आंसर अगर आपको वेरीफाई करना हो तो मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आपके पास आएगा 433,575 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारी किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू, क्योंकि P क्या है, एवरेज वेलोसिटी, कितने टाइम की, फर्स्ट 10 मंथ्स की। तो फर्स्ट 10 मंथ्स में टोटल कितनी एवरेज वेलोसिटी है वो हमसे उन्होंने पूछी थी, और वही हमारी किसकी वैल्यू है, P की। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट आंसर P इज इक्वल टू 433,575 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या बोला, द स्पेसक्राफ्ट पास द कॉमेट बैरली 15 months आफ्टर इट पास द ब्रेली। ब्रेली को जब इसने पास किया उसके 15 months के बाद एक और कॉमेट था, उसको पास किया, जिसका नाम क्या है, बैरली। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ये हमारा एस्टेरॉयड है, ये हमारा कॉमेट है। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट व्हेन इट पास द बोरेली। बोरेली को पास करने के बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि पहले ये हमारा ब्रेली को पास कर रहा है। ठीक है, ब्रेली को पास करने के बाद ये किसको पास कर रहा है, बोरेली को। हमें नहीं पता कि इसने ब्रेली को कितने टाइम में पास किया। ब्रेली को इसने पास किया लेट अस सपोज n मंथ्स में, और बोरेली को कितने टाइम में पास किया उसने, 15 मंथ्स और लग रहे हैं, मतलब इसके बाद भी 15 मंथ्स आफ्टर इट पास द ब्रेली। ब्रेली को पास करने के बाद 15 मंथ्स लग रहे हैं, मतलब इसमें अगर n मंथ्स लगे थे तो इसमें कितने लगे, n+15 मंथ्स लगे। तो हमें निकालनी है n+15 मंथ्स के बाद की वेलोसिटी, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, an निकालना है। दो ही फॉर्मूले पड़े हुए हैं आपने में, टोटल और nth टर्म निकालने का। तो यहाँ पे क्या है, हमें nth टर्म की वैल्यू निकालनी है कि an+15 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n+15-1 इंटू डी। कितना निकाला है हमने, डी हमने निकाला था 3555, और a कितना है, a है हमारा 27,360 प्लस n+15-1 इंटू 3,555। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज करके देखोगे वैल्यूज़ को, क्योंकि हमें n की फॉर्म में आंसर नहीं बताना। ठीक है, तो अगर आप इसको चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दोगे, n-1 इधर और 3555 इसके साथ, प्लस जो ये 15 है, 15 को अगर हम अलग से मल्टीप्लाई कर दें 3555, तो ये देखो जो ये टाइम है यहाँ पे क्या आ रही है, वैल्यू n आ रही है। ये कुछ फार्मूला बन रहा है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, और n मंथ्स किसके पास करने में लगे थे, उसको ब्रेली को पास करने में। और ब्रेली को पास करने में उसने बोला है व्हेन इट रीच्ड एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 55,800 किलोमीटर पर आवर। जब ब्रेली को पास किया, उसने ब्रेली तक पहुंचा, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 55,855। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 55,800 प्लस इसके बाद ये वाली वैल्यू जो भी आएगा ऐड करके आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 पर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके केस बेस्ड क्वेश्चन पे पहले आपको कुछ हिस्ट्री बताई हुई है कि हमारे पास जो रेकास्टिंग होती है, रेकास्टिंग एक टेक्निक है, एक गेम है, उसके बारे में उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन की कोई भी डिटेल नहीं मिलने वाली। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा PDF में से, बट क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है दैट रिजू वांट्स टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्नोकर गेम यूजिंग रेकास्टिंग। रिजू को एक ऑनलाइन गेम बनानी है, किस टेक्निक को यूज़ करके, रेकास्टिंग को यूज़ करके। ठीक है, और आपको ये पूरा ग्राफ भी बना कर दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मच डिस्टेंस विल अ रे ट्रेवल इफ सेंट फ्रॉम ग्रीन बॉल टू द नियरेस्ट बॉल। ग्रीन बॉल से उसकी नियरेस्ट बॉल पर जब हम रे डालेंगे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है दैट कि ग्रीन बॉल से, ग्रीन बॉल कहाँ है, यहाँ पर, ग्रीन बॉल से अगर कोई रे जाएगी तो वो नियरेस्ट पॉकेट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। आपको फिगर से देख के पता चल रहा है कि इसका जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, हमारा P4। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बन रहे हैं, 7,1 ग्रीन बॉल के, और P4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, 9,3। ठीक है, तो आप पुट कर दो वैल्यूज और आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब x2 - x1 मतलब 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर। मीन्स 9 - 7 कितना हो गया, 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, प्लस ऐसे ही 3 - 1 हो गया 2, 2 का 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 + 4 हो गया 8। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, जब उन्होंने आपको कुछ मीटर सेंटीमीटर नहीं बताया तो आप वहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं साथ में, यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। राइट, फर्स्ट पार्ट डन।
अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है राजू वॉन्ट्स टू प्लेस अ येलो बॉल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द वाइट एंड द ग्रीन बॉल। देखो वाइट और ग्रीन बॉल के मिड पॉइंट पर वो अपनी कौन सी बॉल रखना चाहता है, एक नई बॉल, येलो बॉल। मिड पॉइंट मैंने आपको बहुत बार चीज़ समझाई हुई है कि मिड पॉइंट क्या होता है। जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना है पहले तो आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स पता है 7,1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वाइट के -3, -2। तो आपको जब भी मिड पॉइंट निकालना होता है तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे। मतलब इसका -3 है और इसका 7, तो -3 में हम 7 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दो, मतलब माइनस का 2 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना आ गया, 7 - 3 कितना हो गया 4/2। -2 में से -1 माइनस करेंगे तो -1/2। तो ये कितना आ गया 2, -1/2। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसके थर्ड पार्ट में क्या करना है। तो नेक्स्ट 37 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, ही स्ट्रक द वाइट बॉल इन सच अ वे। एक वाइट बॉल जो यहाँ पर पड़ी है इसको इसने इस तरह से स्ट्रक किया, यहाँ पर एक स्टिक है, एक स्टिक से इस तरह से मारा, इस तरह से हिट किया, दैट इट रीबाउंड्स द ऑफ द रेल। ये जो रेल है कौन सी वाली रेल है, जो P4 और P6 पॉइंट को टच करी है। बेसिकली क्या हुआ, ये जो बॉल है ये बॉल इसको टच करी, इस तरह से मारा कि ये बॉल इसको टच की, ठीक है, एंड देन फेंट इनटू द पॉकेट P2। और कहाँ पर चली गई, पॉकेट P2 में। देखो यहाँ से जब पॉकेट P2 में जाएगी तो x एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। वही बात उन्होंने कही है, द बॉल क्रॉस द x एक्सिस एट 2/7, 0। जो बॉल है उसने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, 2/7, 0। देखो ये रेल है, ठीक है, और ये भी रेल है। यहाँ से जब बॉल चली तो इस बॉल ने x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 2/7, 0 पॉइंट पर, ठीक है, और 2/7, 0 पॉइंट पर, ठीक है। और ये हमारा P2 पॉइंट है। P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देख लो आप, यहाँ से x एक्सिस की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, -4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -4, राइट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। आगे क्या बोला है उन्होंने, एंड द रेशियो बिटवीन द रेल एंड द पॉइंट x। रेल और पॉइंट x, ये x एक्सिस है ना हमारी, रेल और x एक्सिस के बीच में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड द पॉकेट। देखो ये रेल है और ये पॉकेट है। पहले उसने बोला है रेल और x एक्सिस के बीच का, देन उन्होंने बोला है x एक्सिस और पॉकेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 3:4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर द बॉल स्ट्रक द रेल। बॉल ने जहाँ पर रेल को स्ट्रक किया। तो आपको क्या दिख रहा है, सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व होता दिख रहा है क्वेश्चन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में मिड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2/7, 0, रेशियो दी है 3:4 और ये लास्ट वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2, -4। हमें इधर वाला पॉइंट निकालना है, फर्स्ट पॉइंट। तो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, x, y इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए। x और y की वैल्यू कितनी दी हुई है अब की बार हमें, 2/7, 0, m1 है हमारा 3, ठीक है, और x2 देख लो, x2 क्या है हमारा, सपोज इसको मैंने x2 माना है तो x2 हो गया मेरा 2, m2 कितना है, m2 है मेरा 4, x1 जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 ये हमें फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह हम x1 ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3/3 प्लस 4। इसी तरह से m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 कितना है, y2 है मेरा माइनस का 4 प्लस m2 कितना है मेरा, m2 है मेरा 4, और y1 मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब आपको पता है कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट के बराबर, मतलब कि अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट 2/7 इज इक्वल टू 3 × 2 कितना बनेगा 6,
प्लस 4 इंटू x1 4x1 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4x1। ये 6 इधर प्लस है, दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस 6 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 4x1। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। इसी तरह से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। अब यहाँ से देखो 3 इंटू -4 कितना बन रहा है मेरे पास -12 प्लस 4y1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कितना है 7। तो 7 को जब आप 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो 0 इज इक्वल टू -12 प्लस 4y1। तो 12 इधर माइनस में है, दूसरी साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4y1। तो 12/4 इज इक्वल टू y1। तो कितना आंसर आ गया y1 कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, सो इसमें आप आंसर कैसे लिख सकते हैं जो भी उन्होंने आपसे पूछा है दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल स्ट्रक द रेल इज, क्या कोऑर्डिनेट्स आए x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, अनुजा एंड सार्थक वॉज वॉचिंग प्लेन्स A, B, C एट सूर्य किरण डेमोन्स्ट्रेशन। अनुजा एंड सार्थक जो हैं वो 2 पर्सन्स क्या कर रहे हैं, प्लेन्स को देख रहे हैं। A, B और C 3 प्लेन्स हैं, इनको ये लोग देख रहे हैं, राइट। देन अनुजा इज वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम हवा सिटी। जो अनुजा है वो कहाँ से देख रही है, हवा सिटी से, एंड द सार्थक फ्रॉम सिटी पैलेस, और जो सार्थक है वो सिटी पैलेस से देख रहा है। दोनों के सिटीज़ के नाम दिए हैं, राइट। देन बोथ ऑफ देम आर 1365 मीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 1365 मीटर। देन when the angle of elevation from the अनुजा's eyes is 30 डिग्री, जब अनुजा की आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री है। देन प्लेन्स एल्टीट्यूड इज 675 मीटर अबव द ग्राउंड। जब अनुजा की आइज से देखो, जब यहाँ से जो यहाँ अनुजा है, अनुजा की आइज से जब यहाँ पर प्लेन का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और प्लेन का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 675 मीटर ग्राउंड से अबव है। तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम अनुजा इज स्टैंडिंग। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें बताना है जहाँ से अनुजा जो है वो खड़ी हुई है, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है। ये वाला डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है। तो परपेंडिकुलर दिया होता है, बेस निकालना होगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 675। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास बेस आ जाएगा 675 इंटू √3 मीटर। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, दैट व्हेन द प्लेन्स आर इन द लैंडिंग पोजीशन, जब प्लेन्स लैंड करना चाह रहे हैं, देन द पायलट फ्रॉम द प्लेन बी कैन सी द प्लेन ए एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। जो पायलट है, प्लेन बी का जो पायलट है वो प्लेन ए को देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का। देखो यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट ए है। जब पॉइंट बी से जो पायलट है वो पॉइंट ए को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है यहाँ पर इसका 30 डिग्री, राइट। देन प्लेन बी इज 740 मीटर अबव द ग्राउंड। अब जो ये प्लेन बी है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये ग्राउंड से ऊपर है 740 मीटर। अब और क्या दिया है हमें, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड प्लेन बी इज 50√3 मीटर। इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना दिया है हमें 50√3 मीटर, राइट। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए। प्लेन ए का एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब हमें ये टोटल हाइट निकालनी है ग्राउंड से। देखो बी की तो उन्होंने हमें बता दी 740, हमें ए की निकालनी है। अब ए की कैसे निकलेगी, डायग्राम से देखो, इस वैल्यू में अगर ये वैल्यू प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेसिकली, यानी कि हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। इस वैल्यू को अगर निकालने ए एक्स को, तो ए एक्स से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो अब ए एक्स क्या है हमारी परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, फिर से वही चीज़, किसका फॉर्मूला लगाएंगे,
tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 इज 1/√3, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस कितना है 50√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, अब ये 50 मीटर हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे टोटल हाइट पूछी है। ये 50 आया, 50 में हम इस वैल्यू को 740 को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 740 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 790 मीटर। ठीक है, डन। देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। पार्ट में उन्होंने इंडिविजुअल के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए थे, अब उन्होंने दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिए। किस प्लेन के लिए, सी प्लेन के लिए। उन्होंने बोला कि अनुजा का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सी प्लेन के लिए वो कितना है 45 डिग्री, और जो सार्थक का एंगल ऑफ एलिवेशन है सी पॉइंट के लिए वो कितना है हमारा 60 डिग्री। यहाँ पर अनुजा है, यहाँ पर सार्थक है, लेकिन इन पॉइंट्स के जो नाम है उसका नाम पी है और इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा ओ है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, किसका, सी प्लेन का और सार्थक के बीच का, मतलब सी प्लेन का। सी प्लेन यहाँ पर है, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एम से ओ तक का यानी कि सार्थक तक का, यानी कि हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू, x निकालना है हमें, राइट। तो आप डायग्राम में से देख रहे हो कि x जो है वो किसके बराबर होगा, PO माइनस PM के बराबर होगा। ठीक है, इस पूरी बड़ी में से अगर मैं ये छोटी PM माइनस कर दूं, इस पूरी में से ये छोटा वाला पार्ट माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, MO बच जाएगा, राइट। तो बस यही काम हमको करना है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, PO हमें पता ही है कितना है, PO तो उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1365 माइनस PM, यानी कि बेसिकली हमारा मोटिव क्या रह गया, हमें सिर्फ PM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो PM की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब देखो PM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल CMA, इन ट्राइंगल कौन सा, CAM ट्राइंगल में अगर हम tan 45 सॉल्व करें तो tan 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है आपको, CM हमारा परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय बेस कितना है, बेस है हमारे पास AM। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, CM इज इक्वल टू AM। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CM किसके इक्वल आ जाएगा, AM के इक्वल। ऐसे ही अब दूसरे ट्राइंगल में अगर हम लगाएं तो दूसरे ट्राइंगल में हमारे पास क्या बन रहा है, CMO ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CMO टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसमें भी परपेंडिकुलर क्या है, वही CM हमारा परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय बेस कितना है, बेस है हमारे पास MO, और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारा √3। सो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CM को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, CM दिस इज इक्वल टू MO √3। ठीक है, तो CM की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, MO √3, राइट। सो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, AM किसके बराबर आ गया, AM किसके बराबर आ गया हमारे पास, MO √3 के बराबर आ गया AM। ठीक है, जो ये हमारे पास AM है, AM कहो या PM कहो, बेसिकली इस पॉइंट का जो नाम है वो इस पॉइंट का नाम P है, सिर्फ यहाँ पर सार्थक खड़ा है, बट एक्चुअली ये पॉइंट का नाम हमारा P है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, CM इज इक्वल टू PM, दिस CM इज इक्वल टू PM आ गया हमारे पास, राइट। तो अब MO कितना है, MO है हमारे पास, हमने MO लेट किया था हमने X, तो ये कितना आ गया, X √3। यही वाली वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में ऊपर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, दैट X इज इक्वल टू, दिस X इज इक्वल टू 1365 माइनस PM कितना है, PM है हमारे पास X √3। अब ये X √3 इधर माइनस में है, इस तरफ जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का। तो X प्लस X √3 किसके इक्वल हो गया, 1365 के। इन दोनों में से X आप कॉमन निकाल लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस √3, दिस इज इक्वल टू 1365। सो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, 1365 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे जा कर के ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड, इतने मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। जो X की वैल्यू है वो ही ये आ गई।
ठीक है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपने, अगर आपको सेम ऐसे फिगर बना के दे दे तो ऐसे क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में भी किए हुए हैं कि आपको टोटल डिस्टेंस दिया होता है, बीच में से कोई भी डिस्टेंस पूछ लेता है तो आप उसको x मान के दो ट्राइंगल्स की वैल्यूज सॉल्व करके देन आप इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के और पार्ट पर। देखो अब इसका लास्ट पार्ट, और पार्ट में जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो उन्होंने क्या दिया है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो उन्होंने सबके करवा लिए ए बी और सी के, अब बारी की उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन की। उन्होंने बोला कि प्लेन ए का जो पायलट है ना उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन अनुजा के लिए कितना है 60 डिग्री, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। ऐसे ही और सार्थक के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये हमारे पास 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ऐसे ही ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ए वाला जो एल्टीट्यूड है, ए पॉइंट की हाइट बता दो, ए पॉइंट का एल्टीट्यूड पता करना है हमें ग्राउंड से। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर भी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों ट्राइंगल्स में पहला ट्राइंगल क्या है tan 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है, बेस है हमारे पास, सपोज इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम O है, तो बेस कितना है हमारे पास PD। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली गलती करते हैं कि बेस किसको लेना है, जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है हमारा APD 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा है तो इतने पार्ट में आ रहा है हमारे पास सिर्फ, तो हमारा बेस क्या होगा सिर्फ इतना PD। ठीक है, तो tan 60 कितना हो गया √3 इज इक्वल टू h/PD। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो PD है, PD कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PD आ जाएगा h/√3 मीटर। सिमिलरली अब दूसरे ट्राइंगल में अगर हम बात करें, दूसरे ट्राइंगल में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि h/DO, h/DO tan 30 कितना है, tan 30 है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h/DO। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से अब हम DO निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DO किसके इक्वल आ जाएगा, DO आ जाएगा हमारा h√3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर को एक बार फिर से, तो PD प्लस DO अगर हम करेंगे, PD प्लस DO अगर हम करेंगे तो टोटल हमें क्या मिलने वाला है PO, और जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1365 मीटर। अब यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर दो, PD कितना है, PD है हमारा h/√3 प्लस DO कितना है, DO है हमारा h√3। इसको आप LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो √3 LCM आ गया, h प्लस जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट LCM लेने की वजह से बन जाएगा 3h, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, दिस इज इक्वल टू 1365। तो 3h प्लस h कितना हो गया 4h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1365√3। तो यहाँ से जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगी हमारी h इज इक्वल टू 1365 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। ठीक है जी, वीडियो में हमने कंप्लीट सेक्शन डी और सेक्शन ई जो है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ और पेपर प्रेजेंटेशन स्टेप्स के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। सो फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल।